हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो हमने, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले हमने दो पार्ट में साइंस के एक चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अध्याय 2 को लेकर के आए हैं, जिसका नेम है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक क्या होते हैं? देखिए, भोजन तो आप जानते हैं और हम अब समझते हैं घटक क्या होता है। देखिए, भोजन को आपने लिया और भोजन में क्या क्या और भी चीज होती हैं जो हमें नहीं पता होता है। तो भोजन के घटक के अंतर्गत भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी ऐसा होता है, वसा भी होता है, विटामिन भी होता है और खनिज लवण भी होते हैं। तो ये भोजन के घटक के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को, जो ये भोजन के घटक होते हैं, इनको कहा जाता है पोषक तत्व। और जो मेजर पोषक तत्व हम इसमें पढ़ते हैं वो इन 5 को प्रमुख तौर पर पढ़ते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। अब ये क्या होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और ये इसलिए नहीं जानना है कि हम क्लास 6 में पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ना नहीं, ये साइंस हमको इसलिए भी पढ़नी है क्योंकि भावी समय में ये तो हमारी दिनचर्या से जुड़ा ही है। तो इस वजह से भी हमको जानना चाहिए कि इनका जीवन में महत्व क्या है, हमारे भोजन में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोषक तत्व, देखिए क्या होता है पोषक तत्व? भोजन में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जो शरीर को बढ़ने, रखरखाव और ठीक से काम करने के लिए आवश्यक होते हैं। मुख्य पोषक तत्वों में, जैसा भी आपको मैंने बताया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये सब होते हैं। तो अब आपको इसमें ये सब पढ़ने के लिए मिला होगा कि जो शरीर को बढ़ने कैसे, बढ़ने, रखरखाव और ठीक करने के काम के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो पोषक तत्व मैंने आपको ये सब 5 के 5 पोषक तत्व गिनाए, इनका ये कार्य होता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको इन 5 पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगा, फिर उसके पश्चात हम कुछ इंपोर्टेंट की टर्म पर बात करेंगे। तो पहला, सर्वप्रथम इसमें हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, भोजन में आपने जो कुछ भी लिया, आप चावल खाइए, आप मक्का लीजिए या मक्के की रोटी लीजिए, या आप चावल की रोटी लीजिए, पपीता लीजिए या आप आम लीजिए, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, आपने कभी भी देखा होगा, जैसे हम व्रत लेते हैं या कुछ भी महिलाएं व्रत करती हैं, तो अगर वो भोजन ना लें या बिना व्रत के भी कोई व्यक्ति अगर किसी दिन भोजन नहीं करता है, तो आपने देखा होगा व्यक्ति के अंदर एनर्जी खत्म हो जाती है, अपने आप को थका थका महसूस करता है और अपने आप को ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाता है। तो ये व्यक्ति, और जैसे व्यक्ति को भोजन दे दिया जाता है, व्यक्ति पेट भर के भोजन कर लेता है, तो आपने देखा होगा उसके अंदर तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो भोजन को खाने के पश्चात जो हमको इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है, जो तुरंत हमको ऊर्जा मिलती है, वो कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद पहला एक कीटम आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात करते हैं हम, मुख्य जो हमारे ये पोषक तत्व है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? देखिए, आप जो भी हम भोजन में ले रहे हैं, आपको ये तो समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। ऐसे प्रोटीन का भी कार्य ये होता है कि जो भी हम काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस दौरान ऐसा होता है कि हमारा वृद्धि, शारीरिक विकास भी होता है। तो शारीरिक विकास के लिए कार्य करते हैं प्रोटीन। देखिए, आप प्रोटीन, जिस भोजन में प्रोटीन युक्त भोजन होता है उसको वृद्धि वर्धक हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। आपने देखा होगा जो जिम करने वाले होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, वो अधिक मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारी सेल्स, जो कि जब व्यक्ति जिम करता है तो उस वर्कआउट करने के दौरान, उस व्यायाम के दौरान हमारी मसल टूटती हैं, तो नई मसल्स बनने के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। तो प्रोटीन की भूमिका नई मसल्स के विकास के लिए आवश्यक होता है, इसलिए प्रोटीन लिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शरीर के विकास, वृद्धि के लिए प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी के अंतर्गत आगे आइए, आगे हमारा एक आया वसा। वसा क्या होता है? अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक तो कार्बोहाइड्रेट ने ऊर्जा देने का काम किया, ऊर्जा देने का कार्य वसा भी करता है, लेकिन होता यह है कि कार्बोहाइड्रेट हमको तुरंत एनर्जी देता है और वसा हमको एनर्जी कैसे देता है, सुनिए। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति मोटे होते हैं और कुछ व्यक्ति पतले। हमारे अंदर एक वसा की परत बन जाती है, परत जो अंदर की एनर्जी को, अंदर की ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की सर्दी को अंदर नहीं आने देता। तो यही कारण होता है कि मोटे व्यक्ति को सर्दी कम लगती है और पतले व्यक्ति को सर्दी अधिक लगती है, क्योंकि उनके अंदर वसा की अधिक मात्रा जमा हो जाती है। आप हलवाई को देख लीजिएगा, वो मोटे ताजे आपको मिलेंगे। कारण क्या है? क्योंकि वो अधिक मात्रा में तला भुना ले लेते हैं, तो उसका प्रभाव यह होता है। ये आप कभी भी देखना, जो ये पकौड़ी की दुकान वगैरह लगाते हैं, उनको देखना, वो आपको मोटे मिलेंगे, क्योंकि वो ऐसा तला भुना खाते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये वसा भी अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्यादा वसा
शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। वसा हो या कोई भी इसमें पोषक तत्व हो, या आप कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में ले लीजिए, उसका भी शरीर पर नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। आप कार्बोहाइड्रेट भी अगर मान लो आप अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो होगा क्या, आप मान लीजिए समोसे खा रहे हो या तला भुना खा रहे हो तो आप पे मोटापा छाएगा, मोटापा छाएगा तो वसा की ज्यादा परत चढ़ेगी आप पर। उससे क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारी शरीर के अंतर्गत हमारी नस होती है जिनमें हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो धीरे धीरे होता क्या है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की भी संभावना हो जाती है। ठीक, तो किसी का भी अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, आप संतुलित मात्रा में लीजिए जो भी आप इनको पोषक तत्वों को ले रहे हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि संतुलित ये आहार होता क्या है, अभी बताऊंगा आपको मैं। पहले मैं इन 5 पोषक तत्वों को कंप्लीट कर दूं। ठीक, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया जो ऊर्जा का स्रोत है, मैंने आपको वसा बताया वो उससे कैसे एनर्जी मिलती है, जो हमारे अंदर की एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता, वो बाहर की ठंड को हमारे अंदर नहीं आने देता, हमें बचा के रखता है। तीसरा मैंने आपको एक प्रोटीन भी बताया कि कैसे प्रोटीन वाले भोजन को वृद्धिवर्धक भोजन कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के निर्माण के लिए सहायक होता है। और सर्वाधिक देखो प्रोटीन का भी सोर्स मैं आपको बता दूं, प्रोटीन का सोर्स सर्वाधिक होता है सोयाबीन। सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में लगभग 40% के आसपास सोयाबीन उसमें पाया जाता है। एक दूसरा प्रोटीन का सोर्स मुर्गी का अंडा बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ उसके प्रोटीन के स्रोत हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब हम आते हैं विटामिन पे। विटामिन क्या होता है, देखिए विटामिन के अंतर्गत हम अनेक प्रकार के विटामिन पढ़ते हैं। इन विटामिन का अलग अलग कार्य होता है। ये विटामिन होते क्या है, जो ऐसा होता है कि जैसे हम इन विटामिन के अंतर्गत ये 5 विटामिन मोस्ट ऑफ पढ़ेंगे। ये 5 विटामिन, इसमें से जो 4 विटामिन होते हैं कौन कौन से, ए, डी, ई, के। ये ए, डी, ए के जो विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें, वसा में। वसा का मतलब आप समझ गए ना, क्योंकि ये वसा जो मैं अभी आपको बताया कि भोजन में जब आप अधिक मात्रा में फैट ले लो तो ये उसमें घुलनशील होता है। ये वही विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है। तो ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक, और हमारे जो बी और सी होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील। देखिए जो हमारे पास ये 4 विटामिन ये मिले जो वसा में घुलनशील है, और 2 विटामिन हमारे पास ये मिले बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं। आप इनको याद भी कर सकते हो। एक ट्रिक बना लो कि बस में क्या गिरा, कीड़ा। तो बस में कीड़ा गिरा तो क्या मतलब आप ऐसे याद रखते हो, के, ई, डी, ए। ऐसे बसा, ये बसा है ना, बसा से बस करके याद कर लो। तो बस में क्या गिरा, कीड़ा गिरा, विटामिन के, ई, डी और ए। ठीक है, ऐसा करके आ सकता है कि बस में क्या गिरा, कीड़ा। तो विटामिन ए, डी, ए के वसा में घुलनशील हो गए, और जो जल में घुलनशील होंगे वो बी और सी होंगे। अब इन विटामिन के बारे में समझ लीजिए विटामिन की क्या भूमिका होती है। देखिए विटामिन है हमारा, विटामिन की कमी से, ए की कमी से होता है हमें रतौंधी। तो रतौंधी से होने से क्या होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाने पर होता है कि व्यक्ति को शाम के समय जो हम नॉर्मल व्यक्ति देख पाता है उनकी अपेक्षा बहुत कम देख पाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों पे धुंधला ही छा जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो गया। फिर विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग क्या होता है, इस बेरी बेरी रोग के कारण व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति में ऊर्जा की कमी आ जाती है। ठीक, तो उसको बेरी बेरी कहा जाता है। तो विटामिन सी का काम क्या होता है, विटामिन सी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग के कारण होता है क्या कि व्यक्ति के जो जम्स होते हैं उसमें कमजोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण आप सेब खाइए या इस तरह के नाशपाती खाइए, इस तरह के कुछ भी फल खाओ, तो जब आप उसमें मुंह मारते हैं तो आपको देखा होगा आपने उसमें खून आ जाता है। तो ये स्कर्वी का ही परिणाम होता है। और विटामिन सी तो व्यक्ति के इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत माना जाता है वो आंवला बहुत बढ़िया माना जाता है, और आंवला खाना चाहिए। और एक चीज और, विटामिन सी कहते हैं कि इसका ये भी एक प्रभाव है कि अगर विटामिन सी की व्यक्ति के शरीर में कमी हो तो जो व्यक्ति को घाव लग जाते हैं तो वो घाव बहुत देरी से भरते हैं। तो इसकी ये भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक, अब विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स वो होता है सूखा रोग। और ऐसा होता है कि विटामिन डी ये हमारी बॉडी में संश्लेषित होता है, जो हमें सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है। सुबह सुबह व्यक्ति को या बच्चा हो
उसको सुबह की एनर्जी ऊर्जा जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि सूर्य से विटामिन डी हमको प्राप्त होता है, जो हमारी हड्डी के लिए हमारे बहुत आवश्यक होता है। तो उससे होता क्या है, जो विटामिन डी होता है हड्डी, आपको पता है विटामिन डी जो मिल रहा है हड्डी बोलती है कैल्शियम और फास्फोरस की, तो ये उसी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, तो और एक चीज और होता है कि अगर ये विटामिन डी हमको ना मिले, कैल्शियम और ये फास्फोरस ना मिले, तो इन विटामिन डी के कारण अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं और मुड़ जाती हैं बचपन में ही। और विटामिन ए होता है नपुंसकता। नपुंसकता क्या होता है, जिस महिला को विटामिन ए की कमी हो जाती है उसकी जनन क्षमता कम हो जाती है, तो महिलाओं में बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक, ये विटामिन ए हुआ, ई हुआ, और और उसके बाद आया विटामिन के। विटामिन के क्या होता है, विटामिन के से अगर इसकी कमी है तो रक्त का थक्का बनता है। रक्त का थक्का मतलब अगर विटामिन के की व्यक्ति को कमी हो जाती है, तो अगर कहीं पे व्यक्ति के कट गया या घाव बन गया, तो व्यक्ति में खून रुकता नहीं है और लगातार खून बहता रहता है। तो कंटिन्यू ब्लड बहने के कारण होता क्या है कि व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ठीक है, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के मैंने आपको अच्छे से समझाया। अभी मैं इसको और जो वो की पॉइंट है उनको कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपका रिवीजन भी करा दूंगा। तो ये आपको आशा करता हूँ ये सब समझ में आए होंगे विटामिन ए, डी के। और आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, विटामिन और एक होता है खनिज। देखिए खनिज क्या होता है, जैसे आप खनिज होता है, जैसे हमारे पास कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम मैंने बताया कि कैल्शियम हमारे हड्डी के लिए बहुत आवश्यक होता है, इसके अभाव में हड्डियां कमजोर रह जाती हैं। तो विटामिन डी, ये जो विटामिन मैंने बताया था कि जैसे विटामिन एक तो सी हो रहा था, और खनिज में हमारा विटामिन डी मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी भी हमारे हड्डियों के लिए आवश्यक है। ऐसी खनिज में कैल्शियम भी हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसके बाद आप आ जाइए रुक्षांश में। रुक्षांश क्या होता है, रुक्षांश, इनसे कोई हमें स्पेशली कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इनकी शरीर को बहुत आवश्यकता पड़ती है। रुक्षांश से होता क्या है कि जो भी भोजन हम करते हैं उसमें रुक्षांश का होना वो जरूरी है। उससे हमारे डाइजेशन में, पाचन में आसानी रहती है, क्योंकि उसका जो भी हम भोजन लेते हैं उसका आयतन बढ़ा देते हैं और भोजन का डाइजेशन अच्छा होता है और व्यक्ति को कब्ज की शिकायत नहीं रहती इसके कारण। ठीक है, ये रुक्षांश हो गए। आगे बढ़ते हैं, एक आया हमारे पास स्कर्वी। तो मैंने आपको बताया था विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये स्कर्वी वही, ये आपके की पॉइंट्स है जो आपके वो चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक में ये आपके की पॉइंट दिए गए हैं, उसी में दिए गए हैं। आपको इन की पॉइंट्स को कंप्लीट करने के पश्चात इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका लगभग पूरा 100% चैप्टर रेडी हो जाएगा। 99.9% तो पूरी संभावना है। कोई जो चीज है वो उसमें टेस्ट परीक्षण वगैरह है, वो मैं आपको फिर कभी जब चैप्टर कराऊंगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा। ठीक, तो आप इतना ध्यान रखना कि स्कर्वी क्या है कि विटामिन सी की कमी से जो व्यक्ति को रोग होता है उसको स्कर्वी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद आता है मंड। मंड क्या होता है, देखिए जो भोजन पौधा फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाता है, उस भोजन की प्रक्रिया के दौरान वो मंड बनाता है। तो मंड क्या होता है कि कुछ पौधों में ऐसा होता है कि जैसे आलू है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है जो हमको भोजन के रूप में एक प्रकार से आलू के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ये मंड वही होता है। तो आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। और अब इसमें 2 की पॉइंट्स और हैं, एक अभावजन्य, एक संतुलित आहार। अभावजन्य रोग क्या होता है, जैसे आपने ये पोषक तत्व तो प्रमुख रूप से ये 5 जो प्रमुख पोषक तत्व हैं, 5 पोषक तत्व कौन कौन से मैंने ये यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं और बता रहा हूं आपको। नंबर 1 आ गया आपका प्रोटीन, दूसरा आपका आया कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है आपका वसा, चौथा है आपका विटामिन, 5वां है आपका खनिज लवण। ठीक, ये आपके 5 पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में। जैसे आयरन की आवश्यकता हमको होती है, आयरन की कमी से व्यक्ति में घेंगा रोग हो जाता है। ठीक, सॉरी क्षमा चाहूंगा, ये आयरन की कमी से व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी। ठीक है, घेंगा रोग आपके जो हम आयोडीन लेते हैं खनिज लवण में, जो सोडियम क्लोराइड लेते हैं, आप नमक लेते हो, तो उससे गोइटर घेंगा रोग हो जाता है। ठीक, तो आपको आशा करता हूँ ये सब समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको रिवीजन के तौर पे फिर संक्षेप में रिवीजन कराना चाहूंगा। पहला आपका चैप्टर लिया हमने भोजन के घटक। भोजन के घटक का मतलब था कि भोजन में क्या क्या हमारे अवयव उपस्थित होते हैं जो हमें आवश्यक रूप से चाहिए होते हैं।
इसके अंतर्गत पांच पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो हमें चाहिए होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण आपको चाहिए होते हैं। मैंने आपको बताया प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये इनको जिस भोजन में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है उसको वृद्धि भोजन कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी सेल्स या कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा आपको बताया मैंने कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमको भोजन खाने के पश्चात तुरंत एनर्जी मिल जाती है। और तीसरा मैंने बताया आपको बसा मैंने बताया था कि बसा जो भी हम तला भुना लेते हैं वो हमारे एक त्वचा के नीचे एक परत बना देता है, तो वो बसा होता है। बसे के बाद आप विटामिन आ जाइए। विटामिन के अंतर्गत आपको मैंने ये 6 प्रकार के विटामिन बताए। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के मैंने बताया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई से नपुंसकता और के से रक्त का थक्का ना बनना। रतौंधी के अंतर्गत आंखों में अंधेरा छा जाता है। विटामिन बी बेरी के अंतर्गत मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो गम्स के मसूड़ों से खून आने लग जाता है, जैसे हम सेब या नाशपाती जैसे फल खाते हैं। डी में रिकेट्स मतलब सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर होकर के मुलायम होकर के मुड़ जाती हैं। इससे नपुंसकता होता है, महिलाओं में जन्म क्षमता खत्म हो जाती है और वो अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे पाती। विटामिन के से रक्त का थक्का ना बनना, मतलब एक बार अगर व्यक्ति कहीं कट जाता है तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, मतलब ब्लड रुकता नहीं है और लगातार ब्लड बहने के कारण व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। ठीक। और मैंने ये भी बताया कि विटामिन के, ई, डी, ए ये वसा में घुलनशील होता है। वसा मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और विटामिन बी, सी ये जल में घुलनशील होता है। और ये होता है कि हम कुछ जो भोजन बनाते हैं उसमें उनमें विटामिन सी जिनमें पाया जाता है, बी और सी जिन साग सब्जियों में पाया जाता है, तो धोने के पश्चात ये होता है जल में घुलनशील होता है, तो वो कम हो जाता है, जिसके कारण विटामिन का हमको मतलब उसमें बह जाता है सब्जियों को धोने के पश्चात, तो उसमें कमी हो जाती है विटामिन इनकी। या फिर कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो ज्यादा पका दो, जैसे विटामिन सी भी होता है, तो इसको ज्यादा भोजन को पका देते हैं तो तब भी ये नष्ट हो जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आया होगा। उसके पश्चात मैंने आपको ये सब बताया। अब यहाँ पे आपके 2 कीवर्ड्स दिए गए थे, अभावजन्य रोग और संतुलित आहार। अभावजन्य रोग उनको कहा जाता है जो लंबे समय तक हम भोजन ले रहे हैं, लेकिन अगर भोजन में किसी पोषक तत्व की लंबे समय तक अभाव रहता, कमी रहती है, वो लंबे समय तक हम उस पोषक तत्व को नहीं ले पाते हैं, तो उसके कारण व्यक्ति को कोई शरीर में विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को जो विकृति उत्पन्न हुई, जो भी रोग हुआ, उसको अभावजन्य रोग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लंबे समय तक आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो मुंह पे सूजन टाइप की आ जाएगी, जिसमें जो प्रोटीन नहीं लेगा उसके बालों का कलर उड़ जाता है, ये प्रोटीन का प्रभाव होता है। तो ये आपको अभावजन्य रोग के अंतर्गत समझ में आ गया होगा कि अगर लंबे समय तक किसी भी पोषक तत्व को नहीं लेते हैं, जो इनको भी नहीं लेते हैं, उनकी कमी के कारण जो रोग होता है उनको अभावजन्य रोग कहा जाता है। एक है आपका संतुलित आहार। देखिए आप भोजन तो ले रहे हैं, लेकिन हम भोजन के ध्यान देते हैं क्वांटिटी पर। हमें क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा पे ध्यान नहीं देना, हमको उसकी क्वालिटी पे ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आपने भोजन ज्यादा ना लेकर के थोड़ा लिया, हम ये देखते हैं कि हमारा पेट भर गया, तो इसका मतलब हमें भोजन ठीक ठाक मिल गया और ये हमारे लिए ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। भोजन में आप उसकी अपेक्षा चाहे थोड़ा लीजिए, लेकिन जितनी मात्रा में आपको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण ये सब उसमें है, तो चाहे वो आपके इतने भोजन की अपेक्षा चाहे इतना है, लेकिन वो आपके लिए कारगर है, वो आपके लिए बहुत बेहतर और संतुलित आहार है, क्योंकि उसमें जो हमें आवश्यक पोषक तत्व है वो उसमें उपस्थित है। तो इसी को संतुलित भोजन कहा जाता है, जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत थी। और हालांकि मैं बताने के लिए आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन आपका सिलेबस खत्म करना है, और कुछ जो मुझको लगा जहां तक चीजें सही थी वो मैंने आपको बता दी। आगे हम और नेक्स्ट चैप्टर में कभी आपको जो बताऊंगा तो मैं इसके बारे में और आपको विस्तारित रूप से बता दूंगा। तो आशा करता हूं बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और जहां पर भी कोई आपको गलती दिखे तो मुझे बताना, मैं उसमें बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और कमेंट करके बताना ये आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।